Next up is a very interesting, very exciting session that we have for you, which is a book launch. It's to unveil a very special piece of literature. And for that, I would request Ashok Pandey Payaswani Singh, Indu Pandey Aparna Kanda, and of course, Amitabh Singh Bakel, Anisur Rahman ji, and Chandrasekhar Verma ji. Please come on the stage to unveil this very special piece of literature. Pushpesh Pant ji. कि किसी का है जो है लेके जाएंगे। Also inviting Alok Shahji to please come on the stage for this special unveiling. Is that your granddad's or is that your dad's? Papa granddad. No, the bag. This session is about poetry, language, and the joy of making something which is beautiful, more accessible. This was the launch of a very special book called Zindagi Se Darte Ho by Amitabh Singh Bakel, the visionary behind this festival. It brings the powerful poetry of Noon Meme Rashid, originally written in Urdu, into Devanagari. This means many more people can now read, understand, and enjoy these verses, even if they do not understand Urdu script. This is a true labor of love. Amitabh isn't just an author, he's someone who works very hard to share poetry with as many people as he can. Joining him today is Chandrasekhar Verma ji, a writer and speaker whose love for storytelling spans Hindi, Urdu, and English. And of course, there's also Anisur Rahman ji, and you've already attended one of his sessions, so he does not require any more introduction. Together, all of them share a love for language and its ability to move, connect, and inspire. Let's have it for our speakers once again.
गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं चंद्रशेखर वर्मा इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ और मेरा सौभाग्य है यहाँ पर जितने भी स्पीकर्स आ रहे थे वो अमिताभ जी का शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन तब अमिताभ जी ऑडियंस में बैठे थे। मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं बगल में बैठ के अमिताभ जी को मुबारकबाद दे रहा हूँ। और अनीसुर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको सुना एंड आई मस्ट टेल यू दैट आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। और अब मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ आप दो लोगों से बात करने में। एक मेरे मित्र थे कॉलेज में, उनके साथ एक कमाल ये था कि उनके नंबर बड़े अच्छे आते थे, मेरे नहीं आते थे। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि आप पढ़ते तो ज्यादा नहीं, आपके नंबर कैसे अच्छे आते हैं? तो उनका जवाब था कि मैं 5 सवाल पढ़ के जाता हूँ, वही 5 लिख के आ जाता हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं होता है कि क्या पूछा गया है। तो आज मैं आप दोनों को ये लिबर्टी देता हूं कि आप, मैं क्या पूछ रहा हूं उससे ज्यादा मतलब नहीं रखिएगा, आप वो बोल दीजिएगा जो आप सोच के आए बोलने के लिए। जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। जिंदगी से डरते हो, आदमी से डरते हो। आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी ज़बा भी है, आदमी बया भी है, उससे तुम नहीं डरते। क्या खूबसूरत पंक्तियां हैं और कितनी कितनी मीनिंगफुल हैं, कितनी मानी खेज हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं थोड़ा सा एक परिचय दे दूं नून मीम राशिद साहब के बारे में। बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि बहुत वेल नोन नाम है, कोई ज्यादा परिचय की उनको आवश्यकता नहीं है। गुजरावाला पंजाब में इनका जन्म हुआ। लखनऊ भी रहे, लखनऊ से चूंकि मैं हूं तो मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि वो लखनऊ भी रहे, ऑल इंडिया रेडियो में रहे, पेशावर में भी। और उसके बाद फिर वो वॉइस ऑफ अमेरिका में न्यूयॉर्क गए और उसके बाद उन्होंने यूएन के रेडियो में भी काम किया। ये तो एक छोटी सी जर्नी मैंने आपको बताई है। और एक जहनी व्यक्तित्व उनका, और जो उनकी शायरी है, जो उनकी नज़में हैं, वो भी उनके बारे में भी बात होगी। मैं शुरुआत करता हूँ अनीसुर साहब आपसे। कहीं पर जो इसका फॉरवर्ड है वो फरहत एहसास साहब ने लिखा है और वो ये लिखते हैं कि राशिद नज्म के शायर थे और शायरी जो लोग भी करते हैं वो गजलें ज्यादा लिखते हैं, नज्म कम लिखते हैं, ऐसा माना गया है। पर वो मूलतः नज्म के शायर माने जाते हैं। और कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि वो गजल विरोधी थे, एंटी गजल्स थे। तो क्या फर्क दिखता है कि एक गजल का शायर हो और एक नज्म का शायर हो? इनमें बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू सी? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। गज़ल का शायर उसको कहते हैं आवारा ख्याल। गज़ल में 5, 6, 7, 8 शेर होते हैं और हर शेर अलग होता है मानी के एतबार से। तो आवारा है आपका इमेजिनेशन, आवारगी करते हैं आप ख्याल के साथ। लेकिन जब आप नज़्म लिखते हैं तो एक ही आइडिया होता है आपके पास और उस पर लिखते हैं, चाहे वो 4 लाइन की नज़्म हो या पूरी किताब हो। राशिद आवारा ख्याली वाले इंसान नहीं थे। एक आदमी जो ब्रिटिश क्या था वो, इंडियन ब्रिटिश आर्मी में काम कर चुका हो, जो यूएन में रह चुका हो, जो देश विदेश घूमा हो, जिसने दुनिया का लिटरेचर पढ़ा हो, वो आवारा ख्याल नहीं था, बड़ा सबरा हुआ आदमी था। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि राशिद को लोगों ने भुला दिया है ऑलमोस्ट। जबकि 3 बड़े शायर उर्दू के पैदा हुए एक के बाद एक, 1910, 11 और 12। 12 में फैज़, जिनको आप सब जानते हैं, और 11 में राशिद साहब, और 10 में मीरा जी। मीरा जी का भी नाम बहुत कम लोगों ने सुना है। राशिद और मीरा जी को कम जाना जाता है, जैसे गालिब के मुकाबले में मीर को कम जाना जाता है। और सच्ची बात यह है कि राशिद और मीरा जी फैज़ से बड़े शायर हैं, लेकिन फैज़ की कॉन्टेम्परेरी रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है। प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के शायर थे, बड़ी म्यूजिकल है उनकी पोइट्री, आप कोट करते हैं दिन रात उनको। लेकिन राशिद का जो क्षितिज है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कैनवस है उनका जी। उर्दू शायरी में जो मोस्ट नेग्लेक्टेड आदमी है वो राशिद है।
और मैं तो बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये सोचा कैसे कि भाई उर्दू वाले भी नहीं सोचते कि राशिद को प्रोजेक्ट किया जाए। बघेल साहब, मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप हिंदी पाठकों के लिए राशिद को लेके आए। और एक मैंने बार जो जोरदार देखा तालियां बजाइए और- अमिताभ जी के लिए। जी, और मैंने जो कंटेंट्स देखे उसमें राशिद की जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स है वो हैं इसके अंदर। देखिए, उर्दू नज़्म जिस तरह चलती है ना, वो कहा जाता है सबसे बड़ा शायर जो उर्दू, सबने नज़में लिखी हैं, लेकिन नज़्म जो नई नज़्म है उसकी जो बुनियाद डाली 18वीं सदी में नज़ीर ने डाली। मत देश विदेश फेरे मारा, कज़्ज़ा गज़ल का लूटे है दिन रात बजा करना, क्या बदिया वैसा बैल शुतुर क्या गौनी पल्ला सर भारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चले क्या बात। बंजारा। नज़ीर था ये, नज़ीर ने नज़्म की बुनियाद डाल दी। उसके बाद आपके सामने बहुत लोग आए, इकबाल आते हैं, इकबाल नज़्म के बड़े शायर हैं। उसके बाद आपके कई लोग आते हैं। उसी पीढ़ी में होता ये था कि प्रोग्रेसिव राइटर्स आ गए बीच में। प्रोग्रेसिव राइटर्स ने एक पूरी नई डायरेक्शन दे दी, इसलिए कि 1930s दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड गुजरा है जो 30s का ज़माना था। उसी 30s के ये शायर भी हैं जिन्होंने लिखना शुरू किया, लेकिन इनका कॉन्सेंट्रेशन जो था ना वो मार्क्सिज्म नहीं था, वो प्रोग्रेसिव राइटर्स वो में इनका था प्योरली लिटरेचर एज एस्थेटिक कॉन्सिडरेशन। लिटरेचर को वो चाहते थे कि एस्थेटिक्स के बारे में समझा जाए, उसकी भाषा से समझें उस लिटरेचर को, और देखें कि ये लिटरेचर कौन सा फॉर्म हमें देता है, बोलने की कौन सी शैली देता है, लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस है उसको कैसे। तो मीरा जी और राशिद बिल्कुल अलग शायर हैं। इनके शायरी को जैसे प्रोग्रेसिव राइटर से एक नाम है, उसी तरह से इनकी शायरी को कहा गया कि ये सर्किल ऑफ कनोशियर्स है, ये बिल्कुल क्रीम है। हल्का अरबाब ज़ौक़ मीन्स मैन ऑफ टेस्ट। तो मीरा जी इसका एक, मीरा जी भी अभी आया नहीं है हिंदी में, मीरा जी को लाना चाहिए किसी को। तो अमिताभ जी के पास अगला काम तैयार है मुझे लगता है। तो अगर नहीं है तो कीजिएगा। छोटा सा बता दें, मीरा जी का नाम मीरा जी नहीं था, उनका नाम था सनाउल्लाह डार, और ये कश्मीरी थे। एक बंगाली लड़की से प्रेम हो गया, उसका नाम था मीरा सेन, तो उन्होंने वाह। अपना नाम बदल लिया वाह, मीरा वाह। जी। क्या बात। और कहानी उनकी बहुत है, कैसे कैसे मीरा जी ने लिखा। मैंने 12 ब्लॉग्स लिखे हैं ऑन द लव लाइफ ऑफ उर्दू पोइट्स। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपको मिलेगी मीरा जी के लव लाइफ पे, रेख्ता की वेबसाइट पे है 12 कहानियाँ। तो राशिद जो है और मीरा जी कोई ना कोई आप में से ज़रूर लेके आए हिंदी में, और आपको बहुत बधाई कि आप राशिद की 2 नज़में आप पढ़ के 2-3 सुनाइएगा, तब लोगों को मज़ा मिलेगा कि राशिद क्या कहते थे, और राशिद का की लैंग्वेज क्या थी, उनका मैसेज क्या था, उनका स्टाइल क्या था। बहुत ही प्रोलिफिक शायर था। 5 किताबें हैं उनकी। अब हम लोगों ने भी बुला दिया है, उर्दू हिंदी वालों ने बुला दिया उनको, हम लोगों ने बुला दिया, पाठक ने और उनके छापने वालों ने। फैज़ तो एक ऐसा कॉइन है जो हर ज़माने में चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि राशिद को ज़्यादा चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, और यही फायदा होता है एक स्कॉलर के साथ बात करने में, बहुत चीजें पता चलती है। अमिताभ जी, एक अभी आपसे हमारी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, तो मुझे अपना एक शेर याद आ गया कि पहले वो हाल चाल पूछेगा, फिर वो मुश्किल सवाल पूछेगा। तो खैर, मैं कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। जी जी। ऐसा कहा जाता है कि एक साहित्यकार का मूल्यांकन उसके न रहने के बाद ज्यादा होता है, और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। और हालांकि जो गालिब है और मीर के बारे में हम लोग ने पहले वाले सेशन में काफ़ी बात की, तो गालिब और मीर ने तो अपनी जगह बना ली थी, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं। इनफैक्ट गालिब और बच्चन के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने मरने के बाद ज़्यादा लिखा है। कितनी चीज़ें गालिब के नाम से और बच्चन के नाम से चल रही हैं आजकल, तो आप देखते रहते होंगे कि कुछ कोई भी शेर में गालिब लगा के उसको गालिब का बता दिया जाता है। खैर, तो अमिताभ जी, पहला सवाल ये कि राशिद की नज़मों को प्रकाशित करने का ख्याल क्यों आया आपके, और राशिद को क्यों चुना आपने? शेखर जी, पहली बात तो आपका धन्यवाद हम करते हैं कि आप लखनऊ से यहाँ तक आए इस किताब पर बात करने के लिए। मेरा सौभाग्य। शेखर जी का धन्यवाद। शेखर जी का परिचय यहाँ हो चुका है, लेकिन शेखर जी कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच ट्रेडिशन। हिज ग्रैंडफादर भगवती चरण वर्मा वाज अ ग्रेट राइटर, और ये खुद बहुत बड़े शायर हैं, छपे कम हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि आप इस सेशन को आज मॉडरेट कर रहे हैं। अनीसुर रहमान साहब मेरे बगल में बैठे हैं। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इनके सामने राशिद के बारे में बात कर सकूं, लेकिन पहली बात कि फैज़ को बहुत पढ़ा गया,
और फैज के ज़माने का शायर है राशिद। राशिद को जैसा कि रहमान साहब ने फरमाया, पढ़ा कम गया, और हिंदी में गालिबन एक बार छपे हैं 50 या 70 साल हो गए। आप अक्सर उस काम की तलाश करते हैं जहां पर काम हुआ नहीं है। जब आपका ये मकसद ना हो कि उस काम को करके आप उससे कुछ अपनी रोटी कमा लें, जब आपको मोहब्बत है उर्दू शायरी से, तो आप ऐसे लोगों को सामने लेके आना चाहेंगे जो पहले नहीं आए। अब सवाल यह है कि मेरे जैसा आदमी जिसको उर्दू की समझ अंग्रेजी के अल्फाबेट को देखें तो ए के बराबर है, वो राशिद को कैसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई, हिमाकत कैसे हुई कि वो राशिद को सामने लेके आता है। तो मैंने राशिद की नज़मों को पढ़ना शुरू किया और फिर मुझे मजा आने लगा। आपने इस सेशन की इब्तिदा राशिद की वो नज़्म पढ़ के की जो इस किताब का उन्वान है, तो कमाल की नज़्म है। और ऐसा भी होता है दूसरों को पढ़ते हुए सुनते हैं, फिर लगता है यार हम भी पढ़ सकते हैं क्या। आप कोशिश करते हैं। पढ़ने के सिलसिले से ये हुआ कि चलो अब इसके काम को सामने लेके आया जाए। और फिर मैंने थोड़ी रिसर्च शुरू की, किसने छापा, कहाँ छापा, कैसे छापा, यहाँ कितने लोगों तक वो बात पहुंची है। रेख्ता तो खैर इट इज़ द रिपोजिटरी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ उर्दू पोएट्रीज। देन आई थॉट कि चलो राशिद को सामने लेके आया जाए। और मुझे लगता है कि अभी राशिद का काम बहुत बड़ा है, जो यहाँ पर है एक झलक देगा राशिद के काम की। तो एक चीज मैं आपको अमिताभ जी के बारे में बता दूं, जैसे कि आप राशिद को नज्म का शायर कह रहे हैं, वैसे ही अमिताभ जी नज्म को बहुत खूबसूरत ढंग से पढ़ते हैं। और एक सोशल की जान पहचान हुई, और जब ये नज्म पढ़ना शुरू करते हैं तो एक सम्मोहन सा आ जाता है। तो जब राशिद की रहेगा आज, और हम चाहेंगे कि आप इस किताब में से जो कुछ 2-4 नज़्म आपने इंतखाब किए हों आज के लिए, उसमें अभी हम हसन कोज़ागर के लिए, तो अगर आप इब्तिदा उससे करें। जी शुक्रिया। उसके पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ जी। जो आपने कहा कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उसकी वजह यह है, मेरे मरहूम वालिद वो कहते थे कि आजकल बड़ा जोर है कि हिंदी में काम हो और अंग्रेजी में ना हो। तो ये बात वो लोग कहें जिनको अंग्रेजी भी आती हो, जिनको अंग्रेजी नहीं आती वो ये कहें कि हिंदी में पढ़ो। तो हमको गज़ल का स्ट्रक्चर और मीटर ठीक से पता नहीं है, तो गज़ल को स्ट्रक्चर और मीटर में पढ़ना है। इस वजह से हमने कहा चलो नज़्म तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, राशिद की नज़्में आज़ाद नज़्में हैं, तो अपने हिसाब से हम पढ़ सकते हैं, इस वजह से हमने इसको चुना। खैर, कूज़ागर का मतलब है, कूज़ागर मीन्स पॉटर। So there's one thing which I want to tell the audience, which is primarily inclined towards reading literature in English, is that Rashid was a poet who was writing for the individual. He was writing for the common people, as opposed to the classical poet who were urbane and they would draw an image which was here, and Rashid was picking up his characters from there. तो ये हसन कुज़ागर उसी ट्रेडिशन की एक नज्म है, जो एक ऐसे कुम्हार की कहानी है जिसको मोहब्बत हो जाती है, और वो आम इंसान है। इट्स नॉट एन आइडियल स्टोरी। जी। तो ये कुज़ागर की, हालांकि हमने ये एक बार पढ़ेंगे, लेकिन रहमान साहब का हुक्म हुआ कि 2 पढ़ें। बिल्कुल पढ़िए। तो हम 2 बंदे पढ़ते हैं, और इसको अभी यहाँ समझाने का वक्त नहीं है जी। तो आप रवानी को देखिएगा, उससे देखिएगा क्या हो रहा है इसके अंदर। उनके साथ ये होता है कि एक चश्मे से दूर का दिखता है, दूसरे से पास। तो उन्वान है हसन कुज़ागर। जहांज़ाद उसका नाम है जिससे वो मोहब्बत करता है। जहांज़ाद नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सोखता सर हसन कुज़ागर हूं। तुझे सुबह बाजार में बूढ़े अत्तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा, तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी थी, मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा हूं। जहांज़ाद 9 साल दीवाना फिरता रहा हूं। ये वो दौर था जिसमें मैंने कभी अपने रंजूर कोज़ों की जानिब पलट कर न देखा। वो कोज़े मेरे दस्त चाबुक के पुतले, गिलो रंगो रोहन की मखलूक बेजा, वो सरगोशियों में ये कहते हैं हसन कुज़ागर अब कहाँ है, वो हमसे खुद अपने अमल से खुदावंद बनकर खुदाओं के मानिंद है हुए। क्या बात है। जहांज़ाद
9 साल का ये दौर यूं मुझ पे गुजरा कि जैसे किसी शहर मदफून पर वक्त गुजरे। तवारों में मिट्टी, कभी जिसकी खुशबू से वारास्ता होता था मैं, संग बस्ता पड़ी थी। सुराही उमीना उजामो सुबू और फानूस गुलदा, मेरी हेश माया मईशत के इजहार फन के सहारे शिकस्ता पड़े थे। मैं हसन कूजागर, बाबगल खाक बर सर बरहना, सरे चाक जोलीदा मुंह सर बजानो, किसी गमजदा देवता की तरह वाहिमे के गिलोला से ख्वाबों के सयाल कूजे बनाता रहा था। जहाजाद 9 साल पहले तो नादां थी, लेकिन तुझे यह खबर थी कि मैंने हसन कूजागर ने तेरी काफ की सी उफुकताब आंखों में देखी है वो ताबना की कि जिससे मेरे जिस्म जान अब वो मेहताब का रहगुजर बन गए थे। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत नज्म। और जी, अगर आप कुछ बताना चाहें तो। हाँ, तो ये हसन कूजागर नज्म इतनी है कि शायद अब राशिद के दिल के अंदर, दिमाग के अंदर कुछ लोग गए, जिया मोहिउद्दीन साहब गए, वो समझते थे, उनके दोस्त थे। ये 4 पार्ट में नज्म हुई क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि पहले पार्ट में राशिद ने पूरी नज्म कह दी, मुकम्मल है नज्म, लेकिन उसके बाद उसने इसके 3 और हिस्से लिखे, और जहां से वो शुरुआत करता है उसके बाद वो आगे चला जाता है, और शायद इसीलिए गया जो शेखर जी ने सवाल किया कि उसके मरने के बाद भी वो जिंदा रहे। जी जी, रहमान साहब, ये भी मैंने फरीद साहब का जो पेश लफ्ज है पढ़ा, उसमें ही ये बात मेरे ध्यान में भी आई और पढ़कर भी ऐसा लगा। राशिद एक मुश्किल शायर हैं। कल से मैं इस किताब को रात में देर तक मैं पढ़ता रहा, सुबह ही पढ़ रहा हूँ, और कथन के लहजे से भी और जो उसका भाव है, यानी शब्द अल्फाज और जो उसके जज्बात हैं, जो उसका मीनिंग है, दोनों ही टफ हैं। ये कहा जाता है, और इस पर राशिद साहब ने बड़ा विरोध किया, कि शेर के लिए कहा जाता है कि जो सीधे दिल में उतर जाए। राशिद साहब कहते हैं कि अगर सीधे दिल में उतर गया तो बहुत अच्छा शेर नहीं है। वो कहते हैं शेर को वक्त लगना चाहिए, जो धीरे धीरे रंग चढ़े, तुरंत हिट करने वाली शराब अच्छी शराब नहीं होती है, जो धीरे धीरे सुरूर चलता है। तो वो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि वो मुश्किल है, लेकिन जब एक बार वो समझ में आ जाते हैं तो फिर आपके ऊपर खुलते जाते हैं। तो आज के दौर में क्या मुश्किल शायर की रिलेवेंस रह जाती है? कहा यह गया है, और हमने तो क्लास में अक्सर ये बात कही है, कि ग्रेट पोएट्री मेक्स इट्स प्लेस स्लोली एंड पेनफुली। आसान नहीं होता है बड़ी शायरी को एकाएक समझ लिया जाए। हम जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, तो एक गहरी पर्सनालिटी वाले लोग बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। क्या बात है, उनकी पर्सनालिटी इतनी रिच होती है कि कई बार मिलो तो जी चाहता है और मिलो, फिर और मिलो, फिर और मिलो। तो बड़ा शायर गिरें खोलता है, परतें खोलता है। राशिद इस लिहाज से मुश्किल शायर है कि वो आपको एक बार में नहीं मिलता। योर हैंड शेक विथ राशिद इज नॉट ईजी, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। उसकी उंगलियां जो हैं, आप महसूस तो कर लीजिएगा पहली बार में कि नर्म थी या सख्त थी, लेकिन राशिद का पूरा पंजा आपके पंजों में इतनी आसानी से नहीं। वाह 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 वाह, मुश्किल है। राशिद अपने एड्रेसी को समझता है कि वो किसको एड्रेस कर रहा है। उसका एड्रेसी कॉमन मैन भी नहीं है, और उसका एड्रेसी बहुत कॉन्शियस है। वो समझता है उसके पूरे कल्चरल बैकग्राउंड को, और वहाँ से वो स्टार्ट करता है उससे बात करना। उसका कन्वर्सेशन मुश्किल कन्वर्सेशन है, और लैंग्वेज उसका बहुत साथ देता है उसके साथ। आपने देखा जिस तरह से अमिताभ जी पढ़ रहे थे उसको, उसके अंदर एक बड़ी म्यूजिकलिटी है। और यूट्यूब पे अगर आप जाइएगा तो बहुत लोगों ने राशिद को पढ़ा है। आप सुन के देखिएगा एक बार कि राशिद अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो नरेशन ऐसा होगा उसका कि आपको जकड़ लेगा वो। तो राशिद जो है वो कैरेक्टर्स बनाते हैं अपने यहाँ, बड़े कैरेक्टर्स हैं उनकी शायरी में, जो आपको मिल के बहुत अच्छा लगेगा उनसे। और वो राशिद उन कैरेक्टर्स के जरिए वो कहानियां कहलवाते हैं, ये खुद उनको अपनी कहानी सुना। ईरान में अजनबी एक शेर, और बहुत सी नज़में उनकी हैं, जैसे मेरी इस किताब में जो हज़ार रंग शायरी है, उसमें कुछ हमारे मैंने सिलेक्शंस उसमें किए हैं राशिद के। तो आप उसको देखिएगा कि राशिद का जो पूरा वर्ल्ड व्यू है, वर्ल्ड जिसको आप कहते हैं, वो फैज़ से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, मीरा जी से अलग है। रस की अनोखी लहरें मीरा जी कह रहा है, ये सरगोशियाँ सुनता आया हूँ, और
वो समंदर की लहरें किस तरह मुझको बुलाती हैं। राशिद दूसरे तरीके की समंदर की लहरों को गिनता है। फैज के यहाँ ये समंदर की लहरें नहीं चलती, वो आपसे बात करता है, हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। हाँ, तो वो एक बहुत कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की चीज है। तो इन तीनों 1910, 11, 12 ने उर्दू शायरी को बड़ा मालामाल कर दिया, और उसके बाद डाउनवर्ड्स। तो कम लोग हैं जो इन तीनों को लेके आगे बढ़े और ट्रेडिशन बनाया। लेकिन अभी जो शायरी की जा रही है उसमें बहुत अच्छे शायर, नौजवान शायर हमारे सामने आए जिन्होंने टोन को समझा है और उस लिंग्विस्टिक वाइटैलिटी को दोबारा से जिंदा किया है। बहुत छोटी छोटी बातें कही जा रही हैं आजकल, प्रोज पोइट्री उर्दू में बहुत आ गई है, और ऐसी छोटी छोटी बातें कही जा रही हैं। जैसे एक शायर है, उसने ट्रेन के सामने अपने को फेंक दिया और उसने खुदकुशी कर ली। और उसकी एक नज़्म है, जैसे मैं बता रहा हूँ, राशिद कहाँ लेके गए, अपने अपने लोगों को कैसे रास्ता दिखाया। उसमें एक ही लाइन है जो बार बार आती है वो नज़्म के अंदर, हर दूसरे तीसरे लाइन पे, और तुम मुझे याद आए। मैंने एक जनाजा गुजरते हुए देखा और तुम मुझे याद आए। मैंने एक अस्पताल की लारी को एक मरीज के घर के सामने रुकते हुए देखा और तुम मुझे याद आए। मैंने एक माँ को दर्द से कराहते हुए देखा, एक बच्चे की माँ बनने वाली थी और तुम मुझे याद आई। इस तरह से तो राशिद ने ये रास्ता दिखाया था। कैरेक्टर्स, यानी जिसको कैरेक्टर कहते हैं, कैरेक्टर पैदा करना और डायलॉग पैदा करना, ये राशिद जानते थे जी। ये हिस्सा नहीं था फैज का। फैज आपसे बात कर रहे थे, पॉलिटिकल एक एक डिस्कोर्स क्रिएट कर रहे थे। राशिद मिथिकल डिस्कोर्स क्रिएट, मिथ बना रहे थे राशिद। देखिए एक चीज बताऊं, पहले एक वर्ड होता, जरा सा। जी जरूर जरूर। एक तो वर्ड है, शब्द है, शब्द के पीछे एक तस्वीर है। माइक शब्द है, इसके पीछे एक तस्वीर है, ये माइक है। ये माइक एक सिमिली भी है। ये माइक अमिताभ के माइक से बेटर है। इसको अगर हमने शायरी इसके अंदर भरी तो ये पावरफुल हो जाएगा, फिर ये मेटाफर बन जाएगा माइक। क्या बात। और इसमें अगर और हमने दम डाला तो ये सिंबल बन जाएगा, और इसको और भर दिया अगर हमने पावर से तो ये मिथ बन जाएगा। राशिद मिथ बना रहा था, फैज रुक जाते हैं सिंबल बना के। क्या बात है, वाह 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 वाह, ये कमाल है, बहुत बड़ी बात कही तो आपने। राशिद को जरूर पढ़िएगा। और अगर नहीं, इस किताब को तो मिल रही है, यहाँ से ले लें, आप साइन करेंगे अभी। लेकिन आप आज कल परसों में जब भी आपको मौका मिला, आप यूट्यूब पे जाइए, और जिया मोहिउद्दीन को, बहुत लोगों ने राशिद को पढ़ा है। राशिद को पढ़ना था एक तरह का, हम तो पढ़ भी नहीं सकते जैसे आपने पढ़ा है, इतना अच्छा पढ़ा है आपने। पढ़ंत, पढ़ंत तो उर्दू में एक अलग कविता, एक कला है, और उसमें वो हमारे जिया साहब बहुत बड़े माहिर थे, अब नहीं रहे। तो पढ़ंत एक बहुत बड़ी कला, कैसे पढ़ते हैं आप, और बहुत अच्छी कलाकृति को भी बर्बाद कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना नहीं आता उसको। तो एक तो होता है कि आप पढ़े, तो इसीलिए मैं अपने को समझता हूँ कि पढ़ना चाहिए शायरी को जोर से बोल के, फिर आंखें देखती हैं, फिर कान सुनते हैं, तब वो पहुंचता है। क्या बात है, वाह वाह, कितनी खूबसूरती से आप बयान करते हैं, वाह वाह वाह। अमिताभ जी, जैसे मैंने पढ़ा कि नून मीन राशिद साहब नजर मोहम्मद राशिद थे, और उन्होंने तखल्लुस में अपना नाम ये रखा, और कहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि जदीद शायरी के लिए ये नाम नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक ऐसा नाम रखा जो कि आसानी से जबान पे चढ़ जाए। अभी मेरा जो आपसे पहला सवाल था वो ये था कि आपने राशिद को क्यों चुना। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने राशिद की ये नज़में क्यों चुनी जो आपने इस किताब में ली हैं। इसका ईमानदार जवाब ये है कि जितनी नज़में हो पाई हो इस किताब में वो यही हकीकत है। बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और हाँ बिल्कुल, तो अब इसमें जो आपने जितनी नज़में ले ली, अब मैं चाहूँगा कि आप, सभी नज़में अच्छी लगी होंगी आपको, पर इनमें से कुछ ऐसी नज़में जो आप समझते हैं कि हमारी ऑडियंस रिलेट भी कर सकेगी, उनमें से एक दो नज़म अगर आप और पढ़ना चाहें तो। एक हमने अंधा कबाड़ी की बात की थी, अगर आप अंधा कबाड़ी पढ़ें। जिंदगी से डरते हो के बारे में बता दूं कि एक फिल्म बनी थी अभी कुछ साल पहले, उसमें इसको यूज किया गया था, और इंडियन ओशन नाम के बैंड ने इसको गाया। तो आप समझिए कि जो जदीद शायरी यानी कंटेम्प्रेरी पोएट बनने में जो आज से कितने साल पहले लिखा वो आज भी रिलेवेंट है, यानी समय से आगे की पोएट्री है वो। आप रिपीट कर दीजिए। हुक्म हुआ है कि
दो नज़में पढ़ी जाएं। वक्त कितना बचा है ये बताइए, क्योंकि मेरे साथ किया है कि वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हाउ मच? तो इस नज्म का उन्वान है जिंदगी से डरते हो, और इस किताब का भी उन्वान वही है। इस नज्म में जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं वो बहुत जरूरी हैं, कि कभी वो उसको सरप्राइज होता है, कभी वो सवाल पूछता है, और उसके अंदर ये जिज्ञासा है कि भाई ये हो क्या रहा है, क्यों आप इतने इस हालत में क्यों हैं, और ये कोई बात कभी कही जाए 70 साल 75 साल पहले और आज भी वो रेलेवेंट हो, तो वो बात बड़ी हो जाती है। तो उसी ट्रेडिशन की ये नज्म है, आपकी इजाजत। जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। जिंदगी से डरते हो, आदमी से डरते हो। आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी ज़बान भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हर फरमानी के रिश्ता हाय आहन से आदमी है वाबस्ता। आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो। उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई के बेरिया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हे चारजू बंदी, ये शबे जबा बंदी है रहे खुदाबंदी। तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं। हाथ जाग उठते हैं राह का निशा बनकर, नूर की ज़बा बनकर। हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ा बनकर। क्या खूबसूरत, शुक्रिया। वाह। और आप अंधा कबाड़ी भी पढ़ दीजिए जी। आप लोगों के लिए मोनोटोनस तो नहीं हो रहा? आई डोंट वांट टू ओवरस्टे माय वेलकम। ये नज्म मुझे बहुत पसंद है, और इसके बारे में दो बातें कहना चाहता हूँ रहमान साहब जी। तो ये जो उसका इमेजिनेशन है, जिसकी बात रहमान साहब ने अभी कही, कि एक कबाड़ी है जिसकी आंखें नहीं है, और कबाड़ी का काम क्या है, वो जगह जगह घूम के आवाज लगाता है और पुराने सामान लेता है, फिर किसी ना किसी तरीके से उसमें वैल्यू एडिशन करता है और आगे बेच देता है। तो यहाँ पर जो सामान है वो ख्वाब है, ड्रीम्स है। अब ये सोचिए कि ये राशिद ही कर सकता था कि वो कहता है कि अंधा कबाड़ी ड्रीम्स देख रहा है, ख्वाब देख रहा है। तो क्या बात। ये नज्म कुछ ऐसे है। गोशों का मतलब होता है कोने। शहर के गोशों में है बिखरे हुए पार शिकस्ता सर बुरीदा ख्वाब, जिनसे शहर वाले बेखबर। घूमता हूं शहर के गोशों में रोजो शब, कि उनको जमा कर लूं दिल की भट्टी में तपाऊं, जिससे छट जाए पुराना मैल। उनके दस्तों पाप फिर से उभर आए, चमक उठे लबो रुखसारो गर्दन, जैसे नौ रास्ता दूल्हों के दिल की हसरतें। फिर से इन ख्वाबों को समते रह मिले। ख्वाब ले लो ख्वाब, क्या बात। सुबह होते चौक में जाकर लगाता हूं सदा। फिर लोग क्या कहते हैं, ख्वाब असली है कि नकली? ये ख्वाब असली है कि नकली, यूं परखते हैं कि जैसे उनसे बढ़कर ख्वाब ना कोई ना हो। क्या बात। ख्वाबगर मैं भी नहीं, सूरतगर सानी हूं बस। हाँ मगर मेरी मईशत का सहारा ख्वाब है। शाम हो जाती है मैं फिर से लगाता हूं सदा। मैं पूरी पढ़ रहा हूं जरूर प्लीज। शाम हो जाती है मैं फिर से लगाता हूं सदा। मुफ्त ले लो मुफ्त ये सोने के ख्वाब। मुफ्त सुनकर लोग और डर जाते हैं, मुफ्त सुनकर और डर जाते हैं लोग, और चुपके से सरक जाते हैं लोग। देखना ये मुफ्त कहता है, कोई धोखा न हो, ऐसा कोई शोभदा पिन्हा न हो। घर पहुंचकर टूट जाएं या पिघल जाएं ये ख्वाब, भग से उड़ जाएं कहीं, या हम पे कोई सेहर कर डालें ये ख्वाब। जी नहीं किस काम के ऐसे कबाड़ी के ये ख्वाब, ऐसे नाबीना कबाड़ी के ये ख्वाब।
रात हो जाती है, ख्वाबों के पुलंदे सर पर रखकर मुंह बिसोरे लौटता हूँ, रात भर फिर बड़बड़ाता हूँ, ये ले लो ख्वाब और ले लो मुझसे इनके दाम भी, ख्वाब ले लो ख्वाब मेरे ख्वाब, ख्वाब मेरे ख्वाब, ख्वाब इनके दाम भी। वाह वाह, जितनी खूबसूरत नज़्म अमिताभ जी, वॉइस मॉड्यूलेशन और वॉइस एक्टिंग आपकी कमाल की थी, बहुत खूबसूरत। और ये जो बात इस नज़्म में आ रही है कि मुफ्त देख के लोग भागने लगते हैं, ये आज भी हम देखते हैं हमारे आसपास भी, उसकी उस चीज़ की कीमत लोग लगा ही नहीं सकते जो मुफ्त मिल जाती है। रहमान साहब, एक सवाल मैं आपसे अमिताभ जी, अभी आपके लिए 2-3 सवाल और हैं मेरे पास, बस मैं उसी 15 मिनट के अंदर ही 10 मिनट के अंदर ही करता हूँ। रहमान साहब, अभी आपने एक बात कही थी कि जो पहले सेशन में कि गुलजार की शायरी में बहर और मीटर कभी कभी खिसक जाता है, और आपने एक बात और कही, मैंने बहुत ताली बजाई थी इस बात पे जब मैंने ये बात सुनी थी। दूसरी बात ये कि जी जी, दूसरी बात ये अभी आपने कही कि राशिद जो है वो आवारा शायर नहीं है, और शेर में, गजल में आवारगी का एक स्कोप रहता है क्योंकि हर शेर अलग मंजर कह सकता है। यहाँ पर मैं जो आवारगी टर्म आपने यूज किया, ये जो नज्म है इनकी आजाद नज्में भी बहुत हैं जिसमें बहर नहीं है, तो क्या उनको यहाँ पर नज्म की आवारगी करते हुए देखा जा सकता है? ऐसा नहीं है। देखिए, एक तो वो पाबंद नज़्म एक होती है। पाबंद का मतलब उसमें मीटर सब कुछ मेंटेन्ड होगा, स्टैंजा पैटर्न होगा, ये ट्रेडिशनल पोइट्री जो हुआ करती थी पहले उस तरह की। तो पाबंद से आप चले तो मौर्रा की तरफ आए, जिसको ब्लैंक वर्स कहते हैं आप, जो इंग्लिश में भी है ना। आयम्बिक पेंटामीटर पे बेस्ड होता है, ए बी, उसका एक पैटर्न है, म्यूजिकल पैटर्न। उसके बाद से फिर वो आता है आज़ाद नज़्म आती है। आज़ाद में वो ऐसा लगता है जैसे कि वो प्रोज है, लेकिन वो प्रोज है नहीं, उसके अंदर बड़ी म्यूजिकलिटी होती है, जो राशिद जिसके मास्टर हैं। और अब जो चौथे स्टेज में हम हैं, जो आजकल लिखा जा रहा है, उसको कहते हैं नसरी नज़्म, प्रोज पोएम, लेकिन वो बड़ी पावरफुल है, वो बिल्कुल प्रोज नहीं है, और प्रोज से बहुत पैक्ड है, पावर पैक्ड है वो पोइट्री से। तो आज़ाद नज़्म के ये बहुत बड़े शायदाई थे। आवारा ख्याल इसलिए नहीं थे कि गज़ल नहीं लिखते थे, और गज़ल के बारे में तो बहुत लोगों ने कहा है कि मतलब उसके फेवर में भी बहुत अच्छी राय है। फिराक गोरखपुरी ने कहा कि इट्स ए सीरीज ऑफ क्लाइमेक्सेस, क्या अच्छी बात कही, मतलब हर शेर जो है क्लाइमेक्स है। और एक क्रिटिक ने कहा कि गज़ल जो है ना वो माशूक की कमर है, तो वो माशूक की कमर तो बहुत पतली होती है, तो गज़ल जो है उसी तरह की है जो कभी हाथ नहीं आएगी आपके, वो इमेजिनरी कमर है एक्चुअली। तो गज़ल के बारे में दोनों, लेकिन जो आवारा ख्याली है ना, वो आवारा ख्याली नहीं, वो बहुत कंट्रोल है उस ख्याल पे राशिद को, और बहुत कंट्रोल है मीरा जी को उसके ऊपर। रस की अनोखी लहरें जब वो लिखता है तो आप देखिएगा कितना कंट्रोल्ड है वो। तो उसके यहाँ, राशिद के यहाँ भी और मीरा जी के यहाँ भी, वो एक फॉर्म है जिसको आप कहते हैं फ्री वर्स है वो, लेकिन वो फ्री वर्स आज़ाद नज़्म नहीं है, म्यूजिकलिटी उसके अंदर है, और उस म्यूजिकलिटी में आपको बहर भी दिख जाएगा। उस म्यूजिकलिटी में आपको म्यूजिकल पैटर्न है जिसमें आपको लगेगा कि साहब ये बिल्कुल जानता है ये आदमी, जो मेट्रिकल पैटर्न है उसको, जो मेट्रिकल पैटर्न जानेगा वही उससे भटक सकता है और अपने को कंट्रोल। जो म्यूजिकल पैटर्न नहीं जानेगा उसको एहसास ही नहीं होगा कि कहाँ पे हमने चूक कर दी है। तो जो जानता है वो भटकता है और अपने को फिर वो कॉम्पनसेट करता है अगले मिसरे, अगले शब्द के साथ जो उसको कॉम्पनसेट कर। लेकिन जो इस पैटर्न को नहीं जानता वो फिर वहीं पे दम तोड़ देता है, और उसकी शायरी फिर वहीं पे आके लगता है जैसे धप से गिर गई, आवाज़ सी मिलेगी आपको कि धप से गिर गई, फिर आगे वो बढ़ेगा नहीं। आगे अगर आप बढ़ते हैं ना तो एक डेलिबरेट एक्सरसाइज है वो, फिर वो आप रीडर को लेके चल नहीं पाते। तो राशिद आपको लेके चलता है प्रोज ब्लैंक वर्स लिखने के बावजूद, ये है कमाल उसका। ये कमाल है मीरा जी का भी। मीरा जी तो बहुत कम उम्र में चला गया, वो तो 32 साल की एज में बॉम्बे के हॉस्पिटल में पाया गया कि साहब एक आदमी पड़ा हुआ है, कोई उसका प्रोसान हाल नहीं है, और 2 गोले हाथ में रखता था, सर पे एक साफा बांधता था, 2 गोले रखता, कहता था ये मुसलमान है और ये हिंदू है, दोनों को ऐसे ऐसे मिला के प्यार करता था। क्या बात, अजीब आदमी था, ऑलमोस्ट आधा पागल हो चुका था। strange sexual desires he had, all kinds of irregularities in life he had. मीरा जी तो सनकी इंसान था, लेकिन साहब संस्कृत पढ़ा हुआ था उसने, फ्रेंच पढ़ा हुआ था उसने, मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री, और क्या छोड़ के गया है। मीरा जी को तो अभी पढ़ा ही नहीं गया,
मीरा जी को ज़रूर आप लेके आइए, जिसका नाम था सनाउल्ला डार, कश्मीर का रहने वाला था, श्रीनगर का, और मीरा सेन ने उसको मीरा जी बना दिया। और उसके अलावा स्टोरी पढ़िएगा रिश्ता पे, जो मेरा ब्लॉग है उसमें देखिएगा कि किस तरह का था ये। जी ठीक है। तो अमिताभ जी, मैं अपनी तरफ से आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं और उसके बाद वी विल ओपन द डिस्कशन और वी इनवाइट सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस आल्सो। क्या आपको लगता है कि अगर हम कैटेगराइज करने लगे राशिद को, क्या वो एक रोमांटिक शायर हैं, जो मुझे नहीं लगता, क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी पोएट हैं, एंग्री पोएट हैं, डिप्राइव्ड पोएट हैं, या कोई और नया नाम जो आप देना चाहें, अगर आपको कैटेगराइज करना पड़े तो आप कहाँ रखेंगे उनको? शेखर जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही अर्ज किया कि मेरी हैसियत नहीं है कि रहमान साहब मेरे एक बाजू और चंद्रशेखर वर्मा दूसरे बाजू बैठे हुए हैं, मैं राशिद को कैटेगराइज करूं। लेकिन क्रांतिकारी शायर तो नहीं है, ये बात रहमान साहब ने साफ कर दी। मेरा ये मानना है ईमानदार शायर है। वाह वाह। Because he has expressed his strongest sexual desires in his poetry. अब वो डिजायर्स फ्रॉइड के हिसाब से हर एक इंसान के अंदर है, कागज पे उतार के आप उसको छाप ले आए हैं, कौन बोल्ड हैं और ईमानदार शायर है। जी, ये मेरा कहना है। ठीक है, आई थिंक गुड इनफ। और वी आर नॉट रनिंग लेट होपफुली। डू वी हैव टाइम फॉर कपल ऑफ क्वेश्चंस? 10 minutes we have? वाह, वेरी गुड। सो विल हैव अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन एंड आप लोग के पास यदि कोई सवाल हो, सर माइक। यहाँ से आपने फैज की शायरी का जिक्र किया था। फैज के दो पहलू ऑन कर लीजिए सर। आपने फैज की शायरी का जिक्र किया था। फैज के दो पहलू हैं, एक तो जिसको वाबस्ता है गेसुए सियासत रहा फैज और सहाफत में भी रहा, और दूसरा उसका जो सूफियाना कलाम है, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो हाउ डू यू rate Faiz as a Sufi poet to a certain extent and as a poet जो सियासतदा किस्म का? ये सवाल मेरे लिए है क्या? अच्छा, फैज़ का डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो ही स्टार्ट्स एज ए रोमांटिक पोएट। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांगो, मैंने समझा था कि तू है, तो ये स्टार्ट्स लाइक दैट। मोस्ट ऑफ द पोएम्स आर वेरी रोमांटिक इन द बिगिनिंग। फिर ज़माना करवट लेता है, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट आता है, 1930 की दहाई जो है, पूरी दुनिया में वॉल स्ट्रीट क्रैश होता है। रशा और हमारे कई राइटर्स जो उस समय इंग्लैंड में रहते थे, मुल्कराज आनंद और कई लोग, सज्जा ज़हीर, वापस आते हैं इंडिया और कहते हैं कि साहब हमें वो कहानी लिखनी है या वो कविता लिखनी है जिसकी हमें ज़रूरत है आज, और प्रेमचंद उसको लेके आगे बढ़ते हैं, एट्सेट्रा होता है। वो ये सेकंड फेज़ है फैज़ का, जिसमें उनके यहाँ सोशल कॉन्शियसनेस बहुत आता है। तो स्टार्ट्स एज ए रोमांटिक, गोज एज ए सोशल कॉन्शियस पोइट। सूफी का जहाँ तक सवाल है, वो उसमें उनकी जो स्टडीज़ हैं वो बहुत व्यापक हैं फैज़ की। फैज़ अंग्रेज़ी तो जानते ही थे, खूब अच्छी तरह पढ़ा था, पर्शियन जानते थे, उर्दू के तो शायरी थे, उसके अलावा वो अरबी जानते थे बहुत अच्छी तरह। तो उनके पास जो एक सोफिस्टिक आप कहें जो पूरा ट्रेडिशन था, उसको बहुत अच्छी तरह जानते थे फैज़। और वो आया है उनके यहाँ लेटर फेज़ में। लेटर फेज़ में तो गोया कि आप देख लीजिए कि 3 तरह का डेवलपमेंट हुआ फैज़ के यहाँ। और अगर किसी पोएट में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो समझिए कि वो पोएट बहुत बड़ा नहीं है, यानी जहाँ रहा वो ज़िंदगी भर वहीं रुका रह गया, वो बड़े शायर की निशानी नहीं, उसको ज़रूर डेवलप होना चाहिए। तो फैज़ डेवलप होते हैं एज ए रोमांटिक, देन एज ए रियलिस्ट, सोशल रियलिस्ट, एंड फाइनली टू पार्शियली टू सम एक्सटेंट एज ए सूफी पोएट। लेकिन सूफी वर्ड शायद फिट नहीं होता, आप कहें लार्जर ह्यूमन कॉन्शियसनेस का पोएट है वो। तो ये ट्रांसेंडेंस है फैज़ के यहाँ, विच मेक्स हिम वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी ये है कि चूँकि कई ज़बानें जानते थे और म्यूजिकलिटी बहुत है फैज़ के यहाँ। फैज़ की पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो उसकी म्यूज़िक है। इतना म्यूज़िकल पोएट है वो कि उसकी म्यूज़िक आपको एकाएक पसंद आती है। राशिद की म्यूज़िकलिटी में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, उसके लफ्ज़ों को सुनना पड़ता है, फिर आपको जब लगता है कि हाँ हसन कुज़ागर कैसी कहानी सुना रहा है, तो फिर आप उसकी म्यूज़िक को सुनने लगते हैं। लेकिन फैज़ उससे पहले आपकी म्यूज़िक को अपील करता है वो।
तो बहुत पावरफुल पोएट है, फैज इज़ वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। लेकिन मैंने कहा ना कि 1910, 11 और 12 ने उर्दू शायरी को मालामाल कर दिया। ये तीनों शायर आए एक साथ और तीनों तीन तरह के थे। जी, कोई और सवाल? अमिताभ, सवाल तो नहीं, एक रिक्वेस्ट है। एक बहुत अच्छी नज़्म इनकी है रक्स करके, अगर आप वो भी आप सुना दें तो मज़ा आ जाए। जी, वक्त बहुत कम है। एक बात यहाँ पे मैं साफ करूँ कि नैनीताल के अंदर एक हमारा ग्रुप है जहाँ पे हम लोग कविताएं, शायरी और पोइट्री, जानबूझ के मैं का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो पढ़ते हैं क्योंकि वैसे ही पढ़ी जाती हैं। तो आलुकदा उसके हम लोग उसके मेंबर्स हैं। रक्स कहीं पीछे थी, 147 पे। तो ये तो पर्चा आउट नहीं हुआ था। अच्छा ये बता दे, एक पिक्चर थी यलगार, तो ए मेरी हम रक्स है ना, वहां से कोई इंस्पिरेशन। खैर, बहुत खूबसूरत नज्म है। ए मेरी हम रक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं मैं, डर से लर्जा हूं कहीं ऐसा न हो, रक्स गए के चोर दरवाजे से आकर जिंदगी ढूंढ ले मुझको, निशा पाले मेरा और जो मैं ऐश करते देख ले। ऐ मेरी हम रक्स मुझको थाम ले। रोक दूं कि पढ़ूं? ऐ मेरी हम रक्स मुझको थाम ले, रक्स की ये गर्दिशें एक मुबहम आसिया के दौर हैं, कैसी सरगर्मी से गम को रौंदता जाता हूं मैं, जी मैं कहता हूं कि हाँ, रक्स गए में जिंदगी के झांकने से पेशतर, कुलफतों का संग रेजा एक भी रहने न पाए। ऐ मेरी हम रक्स मुझको थाम ले। क्या बात! और ये आपने बीच में कैसे कह दिया? रोक दूं? रकासा को नाचते हुए कौन रोक सकता है बीच में? सो म्यूजिक के साथ साथ डांस भी था इस पोएट्री में। सो थैंक यू सो मच, आई थिंक वी हैड अ वंडरफुल सेशन। और रहमान साहब, सुबह वाले सेशन में भी आपसे सीखने को बहुत मिला और इस सेशन में भी बहुत मिला। और अमिताभ जी, वो वंडरफुल, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और जो आपने जिस तरह से रिसाइट किया, बहुत ही खूबसूरत ढंग से आपने राशिद को लाया है। और अगले 2-3, अब मैं वक्त में पाबंद नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है 2-3 सीजन्स के बाद नैनीताल लिटरेचर फेस्टिवल में आप मीरा जी की भी किताब होपफुली देखेंगे यहाँ पर। फैज साहब से एक बार ये सवाल किया गया कि फैज साहब आप लिखते तो अच्छा है, पढ़ते इतना अच्छा नहीं है। तो फैज साहब ने क्या कहा? सभी काम हम ही करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।